चलिए बेटा, आज के लेक्चर में जो हम डिस्कशन करने वाले, प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे। तो कोवेलेंट बॉन्ड वाला जो पोर्शन है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वीक फोर्सेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले आयनिक बॉन्ड विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो वी आर कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है वो हम डिस्कस करने वाले। देखिए, सबसे पहले आयनिक बॉन्ड है क्या, तो हमने स्टार्टिंग में केमिकल बॉन्ड के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे बनने वाले जो बॉन्ड्स होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर क्या बोला जाता है बेटा, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड में एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, तो उनके बीच में ऑब्वियसली कूलम्बिक अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। तो इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में होने वाले अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है बेटा, आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। सबसे कॉमन सा एग्जांपल जो आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आते हैं, NaCl। तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को देता है, Na में कैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, Cl में एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है, और Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। भाई कोवेलेंट बॉन्ड कैसा था बेटा, डायरेक्शनल था। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ओवरलैपिंग जरूरी थी, और ओवरलैपिंग के लिए एटम्स को एक दूसरे के तरफ एक पर्टिकुलर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाली डायरेक्शन पे आना जरूरी होता था। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में जब आयनिक बॉन्ड बनता है, जैसे Na प्लस है, ठीक है ना, तो Na प्लस सॉलिड स्टेट अगर आप लोगों ने पढ़ रखा हो तो वहां पर आपको क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताया जाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। तो Na प्लस के पास, Na पे जो प्लस है वो एक जगह नहीं है, वो पूरे Na पर डिस्पर्स्ड है, और ऐसे Cl माइनस पे जो माइनस है वो पूरा डिस्पर्स्ड है। तो Na प्लस की तरफ Cl माइनस जब आएगा तो Cl माइनस चाहे यहां से आए, यहां से आए, यहां से आए, हर जगह प्लस है, हर जगह माइनस है। तो बेटा प्लस माइनस किधर से भी आ जाए, इसमें डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, कहीं से भी आए प्लस और माइनस, क्योंकि पूरी तरह से फैला हुआ है, पूरी बॉडी पर डिस्पर्स्ड है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा ही होगा, और इसीलिए इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, हर तरफ इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगला पॉइंट, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दो तरह के फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, मॉलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब आप जानते हैं, यहां पर एक्चुअल रेशो नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, सिंपलेस्ट रेशो लिया जाता है। क्या लिया जाता है, सिंपलेस्ट रेशो। तो ध्यान रखें, जैसे NaCl की मैं बात कर रहा हूं, तो सॉलिड स्टेट में आप लोगों ने पढ़ा होता है कि Na प्लस का जब लैटिस बनता है तो एक Na के पास कितने Cl आ जाते हैं बेटा, 6 Cl आ जाते हैं, इस तरह से अट्रैक्शन होता है। इसी तरह से एक Cl के आसपास कितने Na होते हैं बेटा, 6। तो अगर मैं फॉर्मूला देखूं इसका, इस पर्टिकुलर पार्ट को देखूं, तो मुझे क्या दिखेगा, फॉर्मूला क्या बनना चाहिए था, NaCl6, लेकिन ऐसा तो लिखते नहीं है। हम सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, NaCl। क्या फॉर्मूला लिखते हैं, NaCl। क्यों? क्योंकि बेटा हम लोग जब भी आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले रिप्रेजेंट करते हैं तो हम केवल एक आयन के रिस्पेक्ट में नहीं देखते, हम 1 मोल लैटिस को देखते हैं। किसको देखते हैं, 1 मोल लैटिस। ध्यान रखिएगा, 1 मोल। जब भी आप आगे भी कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, जैसे लैटिस एनर्जी होता है, हाइड्रेशन एनर्जी होता है, तो हम हर जगह एक आयन को कंसिडर ना करके 1 मोल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखें, ठीक है। तो जब 1 मोल देखा गया, 1 मोल लैटिस देखा गया, तो उसमें जितने Na प्लस थे, क्वांटिटी मैं नहीं बोल रहा, जितने Na प्लस थे, मान लो X Na प्लस थे, तो उतने ही Cl माइनस भी मिले। तो दोनों का जो सिंपलेस्ट रेशो बन के आया वो X Na प्लस एंड X Cl माइनस था। सिंपलेस्ट रेशो क्या आ गया, 1:1। तो ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। मान लीजिए मैंने कहीं पर लिखा एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला, दैट इज Al2O3। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 एल्यूमिनियम है और 3 ऑक्सीजन है ना, इसका मतलब यह है कि 1 मोल Al2O3 के लैटिस में अगर 2x एल्यूमिनियम आयन है तो वहां पर 3x आपको क्या मिल रहे होंगे, ऑक्सीजन आयंस या ऑक्साइड आयंस मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है, आयनिक कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स बहुत ही पावरफुल अट्रैक्शन होता है, तो इसीलिए कंप्रेस हो जाते हैं, पास आ जाते हैं, और हम जानते हैं जब स्पीशीज बिल्कुल पास होते हैं तो जो स्टेट, फिजिकल स्टेट जनरली देखने को मिलता है वो क्या होता है बेटा, सॉलिड। तो आयनिक कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ 3D क्रिस्टल लैटिस। तो हम इसको लैटिस स्ट्रक्चर के फॉर्म में जनरली स्टडी करते हैं। ठीक है, अब एक बात समझे, मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है ना, कि
बॉन्ड्स जो बनेंगे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इसको स्पेसिफाई कैसे करेंगे? तो बेटा नॉन मेटल का जो बॉन्ड होता है, मैंने बोलता जनरली क्या बनता है? कोवेलेंट। और मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड जनरली क्या बनता है? आयनिक, है ना, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की, तो एक कैटायन बनाएगा, एक एनायन बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ड्यू टू पोलराइजेशन, वो भी हम लोग स्टडी कर रहे होंगे आगे। चलिए, अब अगला जो प्रॉपर्टी हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा था? कोवेलेंसी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड। वैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी में हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां जो टर्म यूज की जाती है दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? तो बहुत सिंपल सी बात है, जब आयनिक कंपाउंड बनता है तो कैटायन बनेगा और एनायन बनेगा। कैटायन बनने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, एनायन बनने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। तो पर्टिकुलर किसी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए या किसी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, उसे हम बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। और उसमें मैग्नीट्यूड लिखते, चार्ज नहीं लिखते, प्लस माइनस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, देखिए 3 एग्जांपल है, वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात, बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए बेटा। AlF3 आ गया एग्जाम में, ठीक है। अब आप आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, बेटा एल्यूमिनियम क्या है? मेटल। फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड जनरली क्या होगा? आयनिक। तो पहले अपने को समझ में पड़ गया कि ये क्या होना चाहिए बेटा? आयनिक। आयनिक है तो इसको क्या आयंस में ब्रेक कर सकता हूं मैं? यस। आप बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? एल्यूमिनियम फ्लोराइड, है ना। अब एल्यूमिनियम फ्लोराइड मतलब इसमें 2 आयन है, एक एल्यूमिनियम आयन है, एक फ्लोराइड आयन है। तो बेटा एल्यूमिनियम आयन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है? Al+3। और फ्लोराइड आयन क्या F3 होता है क्या? नहीं, है ना। ये देखने पे F3 दिख रहा है लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप बताइए, फ्लोराइड आयन जो होता है, फ्लोराइड आयन जो होता है, फ्लोराइड आयन का फॉर्मूला आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 9 से पढ़ते आ रहे हैं। फ्लोराइड आयन क्या होता है बेटा? F-, है ना। ये 3 क्यों आया? क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं जब आप फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक। तो एक बात बताओ, एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम ने इस कंपाउंड AlF3 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 3। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। और एक फ्लोराइड, एक एटम की बात करते हैं ना पर्टिकुलरली, तो एक फ्लोराइड ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया? 1। तो फ्लोराइड की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। सिमिलरली इस पे आइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या मेटल और नॉन मेटल दोनों है बेटा? यस। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड जनरली क्या होता है? आयनिक, ठीक है। अब मेटल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बताइए मैग्नीशियम आयन पढ़ा हुआ है आपने, Mg2+ होता है। ऑक्साइड आयन क्या होता है बेटा? O-2, ठीक है। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। और इसने पर्टिकुलर एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 2। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 2। जरूरी है, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी दोनों की बराबर हो, अलग अलग भी हो सकती है। Al2O3, चलिए ट्राई करिए। नाम बताइए इसका। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या मेटल नॉन मेटल दोनों है? यस। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड जनरली आयनिक। नाम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये नीचे जो लिखा है ना 2, 3, इस पे ध्यान नहीं देंगे, नाम पे जाएंगे। Al2O3 का नाम क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब 2 आयन है, कौन कौन से? एल्यूमिनियम आयन जो आपको पता होना चाहिए, और ऑक्साइड आयन ये होता है, ठीक है। तो ये इसके कॉम्पोजिशन से बनेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 3। और कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 2। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 and 2 रेस्पेक्टिवली यहां पर आ जाएगा। चलिए आगे बात कर रहे हैं। यहां पर एक पॉइंट दे रखा है, रिमेंबर में क्या दे रखा है? क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। ध्यान से सुनना, किस किस की बात कर रहे हैं? क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, ठीक है। किसके क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड? लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। किसके क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स? लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो इन चारों के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। क्या बेटा लिथियम और बेरिलियम एनॉमलस बिहेवियर दिखाते हैं? यस। याद करें सेकंड पीरियड के मेंबर अपने ग्रुप से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाते थे, तो लिथियम, बेरिलियम एनॉमलस बिहेवियर दिखाते हैं। क्या ये सारे मेटल्स हैं? यस। क्या ये सारे नॉन मेटल है? यस। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा बनना चाहिए? आयनिक। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं पोलराइजेशन की वजह से, रीजन हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ याद रखें ताकि काम आए तो पता रहे। तो देखिए इन सबके लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, या इन चारों के ब्रोमाइड या इन चारों के आयोडाइड क्या होने चाहिए थे? मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक। लेकिन ये बॉन्ड आयनिक ना मिलकर कैसा मिलता है? कोवैलेंट मिलता है। तो ध्यान रखें, ये कभी भी दिख जाए तो कोवैलेंट है। और कोवैलेंट क्यों है? ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, फजांस रूल, तब देखेंगे। तो आप देखो क्यों हुआ ऐसा। भाई लिथियम अपने ग्रुप का एनॉमलस बिहेवियर दिखाने वाला एलिमेंट है,
है ना। इस ग्रुप के बाकी जो मेंबर है सोडियम पोटेशियम वगैरह वो तो इन सब के साथ क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड। लेकिन इसने एनॉमलस बिहेवियर की वजह से इनके साथ क्या बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड। इसका फ्लोराइड क्या होगा, आयनिक, लेकिन इसका क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड क्या होगा, कोवेलेंट। सिमिलरली बेरिलियम अपने ग्रुप का एनॉमलस बिहेवियर दिखाने वाला एलिमेंट है, ठीक है। अब एक बात और, बेरिलियम का क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड तो क्या है, कोवेलेंट। लेकिन जैसे लिथियम के फ्लोराइड के बारे में मैंने बोला ना कि ये आयनिक है, बेरिलियम का फ्लोराइड आयनिक नहीं है ना। बेरिलियम का फ्लोराइड भी कोवैलेंट होता है। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसे, है ना, पहला sp हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन उन्हीं का निकलता है जो कोवैलेंट होते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के जो फ्लोराइड्स हैं, एफ है जो, है ना, फ्लोराइड्स है वो आयनिक होता है। तो केवल इन चारों के क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड तो कोवेलेंट है और बेरिलियम का फ्लोराइड भी कोवेलेंट है। बाकी लिथियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का फ्लोराइड आयनिक मिलता है, ठीक है। पोलराइजेशन रीजन देखेंगे बाद में। अब क्यों इन चारों का, तो भाई लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है, मैग्नीशियम। तो जो प्रॉपर्टी लिथियम दिखा रहा है वैसी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम भी दिखा रहा है। तो लिथियम के क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड अगर कोवेलेंट है तो मैग्नीशियम के भी क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कोवेलेंट है। और बेरिलियम और एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप है, तो बेरिलियम का क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड अगर कोवेलेंट है तो एल्यूमिनियम का भी क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कोवेलेंट है। लेकिन बेरिलियम का फ्लोराइड कोवेलेंट है, एल्यूमिनियम का फ्लोराइड आयनिक है। इस बात का ध्यान रखें। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखना है। पहला फिजिकल स्टेट। ये बात बताइए, आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो आयनिक बॉन्ड कैसे बना, अट्रैक्शन से बना। किसका अट्रैक्शन से, कैटायन एनायन। अब कोवेलेंट बॉन्ड में जो चार्ज डेवलप होता था वो पार्शियल होता था, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। लेकिन यहां पर जो चार्ज है वो क्या है बेटा, कंप्लीट। अब एक बात बताओ, अगर मैं कंप्लीट चार्ज में अट्रैक्शन देख रहा हूं और अगर मैं, है ना, अगर मैं पार्शियल चार्ज में अट्रैक्शन देख रहा हूं तो ज्यादा पावरफुल अट्रैक्शन कौन सा होगा, कंप्लीट वाला। अगर ये कंप्लीट वाला अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयनिक कंपाउंड, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स या जो भी स्पीशीज है वो क्या आ जाएंगे, पास। अगर स्पीशीज पास आ गए तो आयनिक कंपाउंड आर हार्ड, है ना, सॉलिड स्टेट में आएंगे। क्रिस्टलाइन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे आर ब्रिटल इन नेचर। बेटा ब्रिटल का मतलब क्या होता है, जो इजिली ब्रेक हो जाए। क्या, देखें एक स्ट्रक्चर आपको यहां दिखा रखा है ब्रिटलनेस के लिए। प्लस माइनस कैटायन एनायन का अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन होता जा रहा है, पार्टिकल कैसे आ रहे हैं, पास। सेम चार्ज आयंस कम क्लोजर, है ना, पास आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सेम चार्ज वाले माइनस माइनस या प्लस प्लस वो पास आ जाते हैं, ठीक है। अब पास आ गए तो बेटा पास आने की वजह से इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो ये दूर भागेंगे और दूर भागने की वजह से ये आसानी से टूट जाते हैं क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन लग रहा होता है। दिस इज नोन एज ब्रिटल प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात करी थी। वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा था, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडर वाल फोर्स, वो सारे बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए थे बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए, ठीक है ना। अब अगर एक आयनिक कंपाउंड आ जाए और एक कोवेलेंट आ जाए तो जनरली आयनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या देखने को मिलता है, ज्यादा मिलता है जनरल, ठीक है ना। तो देखिए आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। सेकंड पॉइंट कंडक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी, ठीक है। एक बात बताओ, कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होता है। भाई आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि मेटल्स, आयनिक कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूं, मेटल्स की बात कर रहा हूं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेटा एक बात बताओ, मेटल गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि मेटल के वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस शेल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं। तो अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना, या इलेक्ट्रॉन इसका आगे पीछे हो सकता है। तो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, उतनी बेटर क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी। तो मेटल्स के अंदर कंडक्टिविटी आने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। वैसे ही आयनिक कंपाउंड में कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यहां पर जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, मोबाइल आयन, फ्री आयन, है ना। मतलब कैटायन एनायन अगर अपने लैटिस में इजीली मूव कर सकता हो तो कंडक्टिविटी है, और अगर कैटायन एनायन जो है वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, स्पीशीज चार्ज आयंस मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। अब यहां पर हम लोग स्टेट्स को कंपेयर कर रहे हैं। कौन कौन सा स्टेट है, सॉलिड, फ्यूज्ड और एक्वस। सॉलिड फॉर्म दे रखा है, एक्वस फ्यूज्ड की बात करूं, फ्यूज्ड स्टेट का मतलब होता है बेटा मॉल्टन स्टेट, और लास्ट में क्या आ रहा है, एक्वस फॉर्म। अब ध्यान से सुने, सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। सपोज ये एक आयनिक कंपाउंड है, उसका लैटिस बना हुआ है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना। कैटायन एनायन पोजीशन है,
पर एक बात बताओ, सॉलिड स्टेट में क्या ये आयन इधर उधर मूव करेगा? नहीं, है ना। सॉलिड स्टेट में आप पढ़ते हैं कि आयंस में सिर्फ वाइब्रेशन होता है। तो एक आयन जो कैटायन यहाँ है वो यहां तक तो जा नहीं सकता, या आगे पीछे जा नहीं सकता। तो जब कैटायन एनायन में मूवमेंट ही नहीं है, आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं, मूवमेंट नहीं है, तो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं बेटा? पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर, या वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। फिर हमने कौन सा स्टेट देखा? फ्यूज्ड या मॉल्टन। यही जो आयनिक कंपाउंड है इसको आपने हीट किया, ये मेल्ट हो गया। अब ध्यान से इमेजिन करिएगा, है ना, थोड़ा सा इमेजिनेशन काम आएगा। जस्ट इमेजिन, ये जो सॉलिड फॉर्म है जब ये मेल्ट हुआ तो ये यहीं रहेगा या पिघल के नीचे आ गया? बेटा पिघल के नीचे आ गया। तो आप बताइए, ये जो कैटायन इस जगह ऊपर था ये उसी जगह रहा या मूव कर गया? मूव कर गया। तो आयंस में अगर मूवमेंट आ गया तो क्या कंडक्टिविटी आ गई? यस। सॉलिड में कंडक्टिविटी नहीं दिखा रहा था, लेकिन आयनिक कंपाउंड जैसे ही फ्यूज्ड या मॉल्टन स्टेट में आया कंडक्टिविटी आ गई, और एक्वस फॉर्म मतलब सॉल्युबल हो गया। तो बेटा एक्वस फॉर्म का मतलब है जो आयंस है वो इजीली मूव करेंगे, और इजीली मूव करेंगे, और इजीली मूव करने का मतलब है कि वो और बेटर कंडक्टिविटी दिखाएंगे। तो आयनिक कंपाउंड जो है वो फ्यूज्ड और एक्वस फॉर्म में कंडक्टिविटी दिखाते हैं, सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी के लिए एक फैक्टर बोला था, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, है ना। आयनिक कंपाउंड कैसे हैं? चार्ज हैं या अनचार्ज हैं? चार्ज हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है बेटा? पोलैरिटी, मतलब ये पोलर है। और कोवेलेंट मॉलिक्यूल याद करो, डाइपोल के बेसिस पे कोवेलेंट मॉलिक्यूल को पोलर और नॉन पोलर में डिवाइड करते थे। तो कोवेलेंट वाले जो पोलर है उन पे कैसा चार्ज है? पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस। जबकि आयनिक कंपाउंड पोलर है पर इन पे कंप्लीट प्लस कंप्लीट माइनस है, मतलब इनकी पोलैरिटी ज्यादा है। तो बेटा क्योंकि ये पोलर है तो ये किस में डिसॉल्व होंगे? पोलर सॉल्वेंट में। जनरली मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एंड लेस सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक है तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। सपोज, है ना, एक एग्जांपल दे रखा है, NaCl फॉर्म्स अ ट्रू सॉल्यूशन इन वाटर। अपन जानते हैं नमक का पानी बनाते हैं, नमक का घोल बनाते हैं, है ना, तो ये बनता है। लेकिन इसको अगर आप CCl4 में सॉल्युबल करने जाओगे नहीं, क्योंकि CCl4 क्या है बेटा? नॉन पोलर, एंड वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, है ना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखें। नेसेसरी कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। यहां पर हम लोग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की नेसेसरी कंडीशन देख रहे हैं। अब बेटा आयनिक बॉन्ड जब बनता है ना, तो यहां पर हम क्या डिस्कशन करने वाले उसको ध्यान से सुने। कैटायन एनायन में अट्रैक्शन हुआ, आयनिक बॉन्ड बना, ठीक है। पर आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड दो प्रॉपर्टीज है। एक तो कहां पर आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा, फास्ट फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, और एक कहां पर आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। दो बातें, आयनिक बॉन्ड कहां जल्दी बनेगा और आयनिक बॉन्ड कहां पर स्ट्रॉन्ग बनेगा, और दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग देखी जाती हैं। इस टॉपिक में नेसेसरी कंडीशन में हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जहां पर हम फास्ट फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में पढ़ेंगे यहां पर? फास्ट फॉर्मेशन। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फास्ट फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। हां, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा या नहीं बनेगा वो आगे आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे, जहां लैटिस एनर्जी, है ना, रोल प्ले करती है। तो अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, दिस इज अबाउट फास्ट फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है, ध्यान रखें। अब देखिए आयनिक बॉन्ड बना किस किस के बीच में? कैटायन और एनायन के बीच में। कैटायन एनायन जितनी जल्दी बन जाएंगे उतनी जल्दी क्या बन जाएगा? आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, है ना, क्योंकि कैटायन एनायन के बीच में तो अट्रैक्शन हो रहा है। पर एक बात बताओ, कैटायन बनाने का काम कौन करेगा? मेटल, है ना, मेटल से कैटायन बनेगा। और एनायन बनाने का काम कौन करेगा? नॉन मेटल, है ना। तो जितनी जल्दी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर दे उतनी जल्दी कैटायन बन जाएगा, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल गेन करेगा उतनी जल्दी एनायन बनेगा, और जितनी जल्दी कैटायन एनायन बनेंगे उतना ही जल्दी उनमें अट्रैक्शन होकर आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो हमारा यहां पर जो होल सोल पर्पस है दैट इज अबाउट फास्ट फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कितनी जल्दी कैटायन इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है, या कितनी जल्दी एनायन इलेक्ट्रॉन गेन करे, या मेटल इलेक्ट्रॉन गेन लूज करके कैटायन बना ले और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बना ले। अब ध्यान से देखें, अगर कैटायन जल्दी बनाना है ना, हमें फास्ट फॉर्मेशन देखना है, तो फास्ट फॉर्मेशन के लिए कैटायन जल्दी बनना चाहिए और फास्ट फॉर्मेशन के लिए एनायन भी जल्दी बनना चाहिए। कैटायन जल्दी बनाने के लिए सपोज ये मेटल है ना, गैसियस फॉर्म में ले रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो प्रोसेस है दैट इज आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो प्रोसेस है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी गैसियस फॉर्म में देखते हो। तो बेटा मेटल से
इलेक्ट्रॉन लूज करा के अगर M प्लस बनाना है तो यहां पर जो एनर्जी काम में आएगी वो कौन सी एनर्जी होगी? आयनाइजेशन एनर्जी। और ये प्रोसेस कैसा होता है? एंडो है ना, एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। अब आप एक बात बताओ, M से M प्लस जल्दी कब बनेगा? कब बनेगा? जब M का साइज बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, लेकिन बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा। तो बेटा जल्दी कैटायन बनाने के लिए मेटल का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स हमने पढ़े, और साइज और आई क्या होते हैं बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी मेटल की आई कम है तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, या अगर किसी मेटल का साइज बड़ा है तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो फास्ट फॉर्मेशन ऑफ कैटायन कब होगा? इफ Ie इज लेस और साइज इज मोर, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, M प्लस बन गया, कैटायन अकेला तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा नहीं, कैटायन के साथ क्या चाहिए? एनायन। सपोज X लिया, ये भी गैसियस फॉर्म में, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल का काम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करना। इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? X माइनस, ठीक है। पर ये इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा तब तो जल्दी एनायन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? Ea या डेल्टा Heg। और याद करो, Ea का मतलब मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। बेटा इलेक्ट्रॉन जल्दी कब गेन करेगा? जब इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा, है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा कब होगा? जब साइज क्या होगा? छोटा। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं Ea की प्रॉपर्टीज में। तो टेंडेंसी ऑफ कैटायन फॉर्मेशन ज्यादा कब? जब Ie कम, साइज ज्यादा। और टेंडेंसी ऑफ एनायन फॉर्मेशन ज्यादा कब होगी? जब Ea ज्यादा, साइज कम। अगर ऐसा हो गया तो बेटा कैटायन बन गया, एनायन बन गया। ध्यान से सुनिएगा, कैटायन बन गया, एनायन बन गया, क्या प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो इस तरह का फॉर्मेशन होगा। और पहले ये गैसियस फॉर्म में, लेकिन ड्यू टू पावरफुल अट्रैक्शन ये पास आ जाएंगे, पास आएंगे, तो बेटा क्लोजेस्ट फॉर्म में जो पैकिंग होगी तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सॉलिड। और जब अट्रैक्शन हो रहा है, प्लस और माइनस इस तरफ अगर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। बेटा जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज हो रही है एनर्जी, इसलिए माइनस से दिखा रहा हूं। और ये जो रिलीज होने वाली एनर्जी है, इसको यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, दैट इज लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? लैटिस एनर्जी, है ना। तो जब कंस्टिट्यूएंट गैसियस कैटायन एनायन मिलकर 1 मोल, है ना, मैंने बोला था इंपेरिकल फॉर्मूला के टाइम पे आपको बोला था कि 1 मोल के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो व्हेन कंस्टिट्यूएंट गैसियस कैटायन एनायन कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड, देन द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज नोन एज लैटिस एनर्जी। एक और खास बात, लैटिस एनर्जी की 2 डेफिनेशन होती है। इस तरफ से यहां जा रहे हो तो बेटा अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर 1 मोल लैटिस बना हुआ है और इसको तोड़कर इधर आना है, रिवर्स डायरेक्शन आना है, तो लैटिस तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां पर जब रिवर्स आऊंगा मैं, इधर जाने पर तो एनर्जी रिलीज, रिवर्स आने पर एनर्जी एब्जॉर्ब, दैट विल ऑल्सो बी नोन एज लैटिस एनर्जी। बस डिफरेंस इतना है कि इधर से इधर जा रहा हूं तो एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यू टू अट्रैक्शन, और यहां से यहां आने पर अट्रैक्शन तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो लैटिस एनर्जी की 2 डेफिनेशन हो सकती है। ये हम लोग आगे आने वाले पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन यहां पर देख रहे हैं, देखिएगा। डिटरमाइन द नेसेसरी कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना। नेसेसरी कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, पहला Ie और Ea के बेसिस पे देखा। बताइए आयनिक बॉन्ड जल्दी कब बनेगा? जब जल्दी कैटायन बनेगा और जल्दी एनायन बनेगा। कैटायन जल्दी कब बनेगा? जब जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम। तो लो Ie वाला ऑप्शन हो सकता है। एनायन जल्दी कब बनेगा? जब जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा, मतलब हाई Ea। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? 3rd, ठीक है। नेक्स्ट केस देखें, बॉर्न हेबर साइकिल। ध्यान से सुनिएगा, बॉर्न हेबर साइकिल, ठीक है ना। बॉर्न हेबर साइकिल एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, डिस्कस कर रहे हैं। इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, है ना, बट हम टाइप समझ रहे हैं बॉर्न हेबर साइकिल का। अब एक और बात, आयनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं या लैटिस जो बनता है वो अलग अलग टाइप के लैटिस बन सकते हैं, इसीलिए बॉर्न हेबर साइकिल जो बना रहे हैं हम लोग वो भी अलग अलग बन सकती है। अभी हम एक पर्टिकुलर टाइप कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज MX टाइप। MX टाइप मतलब LIF, है ना, +1 -1, या फिर मैंने लिख दिया NaCl टाइप, है ना। जनरली हम लोग NaCl का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक। तो ये जो कंपाउंड बना है, ध्यान से सुनना, है क्या? बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, है ना, कि जहां पर भाई MX के बीच में बॉन्ड बना है, तो MX एक्चुअल में कौन सी स्टेट में था? सॉलिड लिक्विड गैस, है ना। मेटल कौन सी स्टेट में था? नॉन मेटल कौन सी स्टेट में था? सॉलिड लिक्विड गैस। तो ये जो इनिशियल इनका एग्जिस्टेंस है ना नेचर में, वहां से लेकर इनके 1 मोल
1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनने तक का जो पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और दैट फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज बॉर्न हेबर साइकिल। तो हम NaCl टाइप, MX टाइप के लिए डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं टाइप चेंज करूंगा तो यहां पर कंडीशंस भी चेंज हो सकती हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात बेटा, यहां पर क्या लिया, M सॉलिड, ठीक है ना। M सॉलिड मतलब सपोज मैंने सोडियम लिया, सोडियम नेचर में सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पर मुझे सोडियम नहीं चाहिए, मुझे तो Na+ चाहिए। Na+ चाहिए मतलब Na से इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकालने के क्या देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन IE कौन से फॉर्म में निकालते हैं, गैसियस। अभी ये कौन से फॉर्म में बेटा, सॉलिड, ठीक है ना। तो इसको पहले मैंने सॉलिड से कन्वर्ट कर दिया किसमें, गैसियस फॉर्म में। M सॉलिड से M गैसियस बनाया। सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, 9th क्लास से आप लोग पढ़ते आते हैं, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। क्या होता है बेटा, सब्लिमेशन। तो M से M गैसियस बनाया, सब्लिमेशन एनर्जी आपने दी ΔHSE, दिस इज सब्लिमेशन एनर्जी। सॉलिड से गैस आए, सॉलिड में पार्टिकल क्लोजली पैक्ड थे, गैस में दूर हुए, तो बेटा सॉलिड में जब पार्टिकल क्लोज थे और उससे दूर ले जाना है तो अट्रैक्शन तोड़ना पड़ा मतलब एनर्जी दी आपने, तो ये एंडो प्रोसेस है। तो ये जो प्लस साइन है ΔHE के साथ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, मेटल गैसियस फॉर्म में आ गया। अब मुझे मोनो चार्ज्ड कैटायन बनाना है, प्लस केवल +1 देना है। तो +1 का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकाल के M से M+ गैसियस बनाना है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। फॉर न्यूट्रल एटम्स द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो बेटा यहां पर ΔHIE आपने दी, ये भी एंडो, ये भी एंडो। एक और बात सुने, मैंने बोला ये जब टाइप चेंज होगा तो यहां पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी चेंज होगा। अगर मुझे Na+ के बदले सपोज Mg+2 बनाना होता, क्या बनाना होता, Mg+2, तो बेटा फिर मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालने होते या दो, तो दो इलेक्ट्रॉन निकालने होते। दो इलेक्ट्रॉन निकालने होते तो यहां सिर्फ ΔHIE 1 देना पड़ता या 1+2 देना पड़ता, तो 1+2 देना पड़ता है ना। तो इसीलिए कंडीशन चेंज होंगी। ठीक है, तो ये M+ तैयार हो गया, कैटायन तैयार हो गया। अब कैटायन से तो काम चलेगा नहीं, एनायन भी तैयार करें। तो एनायन के लिए हमें NaCl अगर मैं देख रहा हूं तो Cl नेचर में कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2 फॉर्म में। तो ये लिख दिया X2 Cl2, है ना, गैसियस फॉर्म में। लेकिन Cl से क्या बनाना है, Cl- बनाना है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात आएगी, और वो भी आइसोलेटेड एटम के लिए, गैसियस एटम के लिए होती है। तो ये गैसियस तो ऑलरेडी है, लेकिन X2 है, Cl का बॉन्ड है, मुझे इसे आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड को तोड़ने के लिए दी जाने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन जितनी मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दूंगा, ये एंडो प्रोसेस होगा, है ना, एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या सारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी, नहीं, एब्जॉर्ब हो रही। वो एब्जॉर्ब होके क्या होगा, एक एटम को इसका हाफ पार्ट मिलेगा और दूसरे एटम को भी इसका हाफ पार्ट मिलेगा। तो मैं एक एटम के लिए बात कर रहा हूं, यहां पर केवल एक Cl के लिए बात कर रहा हूं। तो एक Cl के पास एनर्जी का कितना पोर्शन जाएगा, हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंडो। ठीक है, अब Cl तैयार हो गया। Cl से क्या बनाना है, Cl- बनाना है। Cl- बनाना है मतलब मुझे क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ΔHEG, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद करें, दो केसेस बताए थे, एंडो भी हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है ना। ग्रुप 2, ग्रुप 18 और नाइट्रोजन के लिए ये प्रोसेस कैसा होता था, एंडो होता था। लेकिन इन जनरल बाकी सबके लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, ये का प्रोसेस कैसा होता है, एक्सो है। तो एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई तो क्या साइन आ गया, माइनस। अब कैटायन तैयार, एनायन तैयार। इससे जस्ट पहले जो हमने डिस्कस किया था लैटिस वाला पार्ट वही है। कैटायन और एनायन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होकर ये कैटायन एनायन ने MX बनाया, अट्रैक्शन की वजह से पास आए, सॉलिड फॉर्म में आ गए, कितना, 1 मोल। तो याद करें, when 1 mole solid ionic compound is formed from its constituent gaseous cation and anion, then in this process the energy released is known as लैटिस एनर्जी। U से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यहां पर ΔHLE लिखा है, तो ये लैटिस एनर्जी है। और अभी यहां से यहां जा रहा हूं, अट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। तो ये MX टाइप के कंपाउंड, NaCl टाइप के कंपाउंड के लिए क्या बन गया बेटा, बॉर्न हेबर साइकिल बन गया। ठीक है, अब सुने, अगर मैं यहां Al2O3 लिख देता, क्या लिख देता, Al2O3 टाइप ले लेता,
तो बेटा Al2O3 के लिए एल्यूमिनियम का 3+ कैटायन और ऑक्सीजन का 2- एनायन बनाना पड़ेगा। मतलब यहां सब्लिमेशन तो दिया, साथ में IE1, 2, 3 तीनों देनी पड़ेगी। और O2- बनाने के लिए बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी तो दी, यहां पर हमने केवल डेल्टा HEG1 लिया है क्योंकि एक ही चार्ज आ रहा है। O2- के लिए डेल्टा HEG1 प्लस डेल्टा HEG2 लेना पड़ेगा, उसका जो समेशन आएगा। और उसके बाद जाके जब ये लैटिस एनर्जी की बात आएगी तो 3 कैटायन है ना, सॉरी 2 कैटायन Al2 और 3 एनायन की जो एनर्जी होगी वो भी ऐड करके आप Al2O3 पर पहुंचेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है। देखें इसमें डेल्टा HF फॉर्मेशन। अब क्या, ये तो मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप कंडीशन दिखाया। थर्मोडायनेमिक्स याद करिए, हेस लॉ याद करिए। थर्मोडायनेमिक्स में हेस लॉ पढ़ते हैं आप। हेस लॉ क्या बोलता है कि बेटा किसी रिएक्शन को आप चाहे सिंगल स्टेप में रिप्रेजेंट कर दो, चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में रिप्रेजेंट कर दो, जो टोटल एनर्जी चेंज होता है इनिशियल से फाइनल जाने पर, वो हमेशा क्या होगा, बराबर। जैसे हमने यहां पर M सॉलिड और X2 गैस से क्या बनाया, MX बना दिया, या Na सॉलिड Cl2 से ये बना दिया। इसी को अगर मैं एक स्टेप में लिखा दूं, एक स्टेप में दिखाऊं तो क्या बनेगा, देखिए ऐसा लिख देता हूं, M सॉलिड प्लस X2 गैस है ना, कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, M प्लस X- सॉलिड, और कितना मोल बना रहे हैं, 1 मोल। ठीक है ना, Na प्लस Cl2 गैसियस गिव्स NaCl सॉलिड 1 मोल। तो बेटा इस प्रोसेस को, यही प्रोसेस यहां से यहां तक, यहां से यहां तक है ना, मैंने कई स्टेप दिखाए और यहां मैंने सिर्फ रिएक्टेंट, इनिशियल और प्रोडक्ट लिख दिया। तो यहां पर मैं इतनी स्टेप दिखाने के बजाय सिर्फ इसके फॉर्मेशन की एंथैल्पी को, सिर्फ इसके फॉर्मेशन की एंथैल्पी को क्या मान लू बेटा, डेल्टा HF। क्या मान लू, डेल्टा HF। तो ये सिंगल स्टेप की एनर्जी हो गई डेल्टा HF, और ये मल्टीपल स्टेप की हो गई। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ द एनर्जी चेंज है ना इन दिस प्रोसेस, सिंगल स्टेप एंड इनफाइनाइट स्टेप विल बी इक्वल। तो देखिए उसी की बात कर रहे थे हम। डेल्टा HF ये हो गया सिंगल स्टेप की एनर्जी, विल बी इक्वल टू द टोटल सम ऑफ दीज एनर्जीज, मतलब सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एनर्जी। ठीक है ना, इसमें से सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन ये एंडो थी, एनर्जी दी, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी एक्सो थी, है ना, एक्सो थी। लैटिस तो इस प्रोसेस में हमेशा एक्सो ही होगा। डेल्टा HEG एक्सो एंडो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप O2- बना रहे हो या O- बना रहे हो, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप देखिए अभी इस कंडीशन में MX टाइप पे ये दोनों एक्सो और ये तीनों एंडो। अब एक बात बताओ, अगर कोई कंपाउंड बना है, अगर कोई कंपाउंड बना है तो बेटा कंपाउंड कब बनेगा, कंपाउंड के बनने में एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑलवेज एनर्जी रिलीज होनी चाहिए या एब्जॉर्ब होनी चाहिए बेटा, ऑलवेज एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखो साइन यहां पर गलत बन गया है। ठीक है, इनमें से ज्यादा एनर्जी कौन सी होनी चाहिए, एक्सो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। तो बेटा डेल्टा HEG और लैटिस एनर्जी का जो सम होना चाहिए, रिलीज्ड एनर्जी का जो सम होना चाहिए, वो हमेशा एब्जॉर्ब्ड एनर्जी से क्या होना चाहिए, ज्यादा, तभी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, अभी यहां पर तो मैं चाहूं तो इसको प्लस दिखा दूं। प्लस में एक्चुअल में ये दोनों जो है इनका साइन अगर मैं लूंगा तो माइनस आएगा, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हुई है और इनमें एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है। ठीक है, आगे देखें फेवरेबल कंडीशन, ये मैं आपको बता भी चुका हूं। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी कम होगी तो जल्दी से गैसियस आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, याद करें लो IE, लार्ज साइज फॉर कैटायन, एंड हाई EA एंड स्मॉल साइज फॉर एनायन, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम, एब्सॉर्ब्ड एनर्जी जितनी कम होगी, ठीक है, और रिलीज्ड एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी ज्यादा, तभी तो एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड में से कौन सी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, रिलीज्ड एनर्जी हाई होनी चाहिए और एब्सॉर्ब्ड एनर्जी कम होनी चाहिए। तो फेवरेबल कंडीशन होगी बॉन्ड बनने की, क्योंकि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो बॉर्न हेबर साइकिल डेल्टा HF, आप देखें ये साइन आ रहा है, ठीक है, एक्सो ये ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, एक्सो होना चाहिए। तो केस 1, इफ डेल्टा HF इज मोर नेगेटिव, डेल्टा HF नेगेटिव है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सो हो जाएगा। जितनी ज्यादा एक्सो होगा उतना ज्यादा स्टेबल, क्योंकि उतनी एनर्जी रिलीज हो गई। अगर डेल्टा HF नेगेटिव है लेकिन लेस नेगेटिव है तो थोड़ा सा कम स्टेबल, क्योंकि जितनी कम एनर्जी रिलीज हो उतना कम स्टेबल। और डेल्टा HF अगर पॉजिटिव हो जाए तो बेटा वो एक्सो नहीं हुआ, वो एंडो हो गया, एंडो हो गया मतलब अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये बॉर्न हेबर साइकिल है। आपसे इस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये जितने भी यहां पर वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं है ना, डेल्टा HF, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन, HEG, LE,
इनमें से आपको एक अननोन दे रखेगा, बाकी सबकी वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो आपको उसको वैल्यू को पुट करना है विथ रिस्पेक्टिव साइंस और आपको आंसर निकाल लेना है। या आपसे ये पूछेगा कि बॉर्न हेबर साइकिल जनरली क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे तो जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे कैलकुलेट हो सकते हैं अगर अदर गिवन हो, अदर वेरिएबल्स गिवन हो, बट हम लोग जनरली बॉर्न हेबर साइकिल का यूज करते हैं क्या निकालने के लिए, लैटिस एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। चलिए अब अगला जो प्रॉपर्टी आ रहा है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लैटिस एनर्जी। हालांकि इसके बारे में मैं डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूं, याद करिए। मेटल का कैटायन, ठीक है ना, और नॉन मेटल का एनायन अगर गैसियस फॉर्म में है, इनके बीच में अट्रैक्शन होकर क्या बनेगा, M प्लस एक्स माइनस क्या बनेगा, सॉलिड कितना बनेगा, 1 मोल, है ना। तो यहां से यहां जाने पर इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ, तब ये बना। जब जब अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज, तो बेटा ये रिलीज्ड एनर्जी को क्या बोलूंगा मैं, लैटिस एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसियस कैटायन एंड एनायन आर कंबाइंड टू फॉर्म 1 मोल आयनिक सॉलिड। कंस्टिट्यूएंट गैसियस कैटायन एनायन मिलकर जब 1 मोल सॉलिड आयनिक लैटिस बनाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। या फिर वाइस वर्सा, रिवर्स, कि when 1 mole solid ionic compound is converted into its constituent gaseous cation anion, तो इसका अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा अलग करने के लिए। इसमें एनर्जी जो आप दोगे वो क्या हो जाएगी, लैटिस एनर्जी। दो डेफिनेशन है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बस एक बार एनर्जी रिलीज और दूसरी बार एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, ठीक है। देखें इसे, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इट इफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना। अब देखो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी किस पे डिपेंड करेगा। सपोज M प्लस एक्स माइनस का अट्रैक्शन है, ठीक है, और एक जगह कैटायन X प्लस 2 और एनायन Y माइनस 2 है। तो आप जानते हैं, कूलम्स लॉ जानते हैं, चार्ज है ना, ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा ऑब्वियसली। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मोर विल बी दी अट्रैक्शन। तो यहां अट्रैक्शन ज्यादा है और यहां अट्रैक्शन कम है। जब M प्लस एक्स माइनस ने मिलकर MX बनाया तो कुछ एनर्जी रिलीज करी, और जब X प्लस 2 और Y माइनस 2 ने मिलकर XY बनाया तो कुछ एनर्जी रिलीज करी। लेकिन यहां पर अट्रैक्शन कम, यहां अट्रैक्शन ज्यादा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब यहां पर मोर एनर्जी रिलीज, यहां पर लेस एनर्जी रिलीज, मतलब इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा। वही रिलीज एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैटिस, ठीक है ना। तो यहां लैटिस एनर्जी ज्यादा कम, तो ये डिपेंड करेगा, ठीक है। और जितना याद करें, मैंने बोलता आयनिक बॉन्ड में दो बातें, एक फास्ट फॉर्मेशन वो हमने पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन अट्रैक्शन ज्यादा, स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ज्यादा। चलिए फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। बेटा लैटिस एनर्जी दो चीजों पर मेनली डिपेंड करेगा, या कोई भी एनर्जी याद करें फिजिक्स, एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q प्लस Q माइनस, है ना, मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, अपॉन R, यही होता है फॉर्मूला, है ना। अब जो चीजें, ध्यान से सुनना, जो चीजें मैं लैटिस एनर्जी के लिए बता रहा हूं, एज इट इज जेरोक्स होगा, एज इट इज जेरोक्स होगा। कहां पर, हाइड्रेशन एनर्जी में। कुछ पॉइंट्स अलग होंगे वो मैं बताऊंगा आपको, बट लैटिस एनर्जी के जो फैक्टर्स आप पढ़ रहे हैं वही फैक्टर, ऑलमोस्ट वही फैक्टर आपको कहां देखने को मिलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी में देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि बेटा एनर्जी का फॉर्मूला तो क्या होता है, चार्ज अपॉन रेडियस। क्या होता है, चार्ज अपॉन रेडियस। तो चाहे मैं लैटिस एनर्जी की बात करूं, चाहे मैं हाइड्रेशन एनर्जी की बात करूं, फैक्टर्स लगभग यही देखने को मिलेंगे आपको। तो देखिए पहला फैक्टर क्या आएगा, चार्ज, और दूसरा क्या आ जाएगा, रेडियस या डिस्टेंस, ठीक है। अब चार्ज और रेडियस की अगर मैं बात करूं तो मोर डोमिनेटिंग जो देखा जाता है वो किसको देखा जाता है, चार्ज को। देखिए फर्स्ट फैक्टर इज चार्ज। लैटिस एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दी चार्जेस, है ना। हमें यहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है बेटा, सिर्फ, है ना, साइन नहीं लेना है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट देखेंगे। अगर मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1, मैग्नीट्यूड 2 इंटू 2, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा, उसकी लैटिस एनर्जी क्या देखने को मिलेगी, ज्यादा। इन केस पहली प्रायोरिटी चार्ज को दी, इन केस दोनों के चार्जेस बराबर हो जाए, जैसे यहां भी 2 इंटू 2 होता और यहां भी 2 इंटू 2 होता, तो सेकंड फैक्टर क्या आ जाएगा, रेडियस। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। फिट कर ले दिमाग में, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चाहे लैटिस हो चाहे हाइड्रेशन हो, बाद में आएगा।
और एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो सेकंड फैक्टर आएगा रेडियस, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, है ना। अब रेडियस किसका ले, तो भाई लैटिस किसके बीच में बना है, कैटायन और एनायन, प्लस माइनस कैटायन एनायन दिखा रहा है। तो बेटा दोनों का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ जाएगा उसको हमने R प्लस प्लस R माइनस, दैट इज रेडियस ऑफ कैटायन एनायन, बट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। सेम फैक्टर्स लगेंगे, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। अब दोनों में से डोमिनेटिंग कौन, प्रायोरिटी किसको, चार्ज को। देखिए अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर, है ना, करेक्ट ऑर्डर बनाना है लैटिस एनर्जी का। पहला केस, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको लैटिस के लिए मैं बता रहा हूं, ऑर्डर बना रहे हैं, यही क्वेश्चन अगर हाइड्रेशन में आएगा तो सेम तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि दोनों के फैक्टर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। Na2O MgO Al2O3, आपको बोला लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बनाइए। लैटिस एनर्जी के लिए क्या चाहिए, कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी विल डिपेंड ऑन चार्ज एंड रेडियस। पहली प्रायोरिटी चार्ज को या रेडियस को, चार्ज को। बेटा इसको ब्रेक करो, है ना। अब ब्रेक करते वक्त ये 2, 3, 10 ये नहीं देखना, क्या देखना, आयंस देखना, इंडिविजुअल एक एक आयन। बेटा इसका नाम बताओ, है ना। स्टार्टिंग में याद करो इलेक्ट्रोवैलेंसी में मैंने बोला था नाम से काम चलाएंगे। किससे काम चलाएंगे, नाम से। इसका नाम सोडियम ऑक्साइड, इसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नाम पता है, अब नाम के हिसाब से आयन बनाओ। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम आयन क्या होता है, Na+, ऑक्साइड आयन क्या होता है, O2-, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड, बताइए मैग्नीशियम आयन क्या होता है, जूनियर क्लासेस में पढ़ा, Mg2+, और ऑक्साइड आयन क्या होता है, O-2, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम आयन क्या होता है, Al2+3 होता है क्या, नहीं होता, है ना। ये 2, 3, 4 फिर से बोल रहा हूं, ये जो सबस्क्रिप्ट में नीचे 2, 3 लिखे इस पे नहीं जाना है, आयन से सॉल्व होगा, इंडिविजुअल आयन से सॉल्व होगा। देखिए इंडिविजुअल आयन से क्या सॉल्व होगा, नाम बताइए क्या है इस कंपाउंड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम आयन का फॉर्मूला होता है बेटा Al+3, और ऑक्साइड, क्या ऑक्साइड में O3 आता है क्या, नहीं, ऑक्साइड क्या होता है O-2। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप चार्ज देखिए, मैग्नीट्यूड, क्या चार्ज सब में सेम है या डिफरेंस आ रहा है, बेटा डिफरेंस आ रहा है। तो लैटिस एनर्जी चार्ज और रेडियस पे डिपेंड करता है, बट प्रायोरिटी चार्ज को देंगे, चार्ज अलग है, चार्ज से सॉल्व होगा। बताइए इसमें मैग्नीट्यूड अगर मैं लूं तो 1x2, इसका मैग्नीट्यूड 2x2, इसका मैग्नीट्यूड 3x2। जैसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड या प्रोडक्ट बढ़ेगा लैटिस एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। अगला केस देखें, AlF3, Al2O3, Aln, क्या ये 2, 3, 4 को देखना है, नहीं, नाम से सॉल्व करना है। AlF3 का नाम बोलिए, एल्यूमिनियम फ्लोराइड आयन बनाइए। एल्यूमिनियम आयन क्या होता है, Al+3, फ्लोराइड आयन क्या होता है, F-, एक एक आयन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम होता है +3, ऑक्साइड आयन होता है -2, एल्यूमिनियम नाइट्राइड Al+3 N-3। क्या चार्ज सेम है, अलग है, बेटा अलग है, चार्ज डोमिनेट करता है, इसलिए चार्ज से सॉल्व करेंगे। मैग्नीट्यूड 3x1, 3x2, 3x3। जैसे जैसे चार्ज का प्रोडक्ट बढ़ेगा लैटिस एनर्जी, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, ठीक है। अब देखिए सब क्लोराइड्स हैं, लैटिस एनर्जी निकालनी है। सबसे पहले क्या देखूंगा, चार्ज। बेटा लिथियम क्लोराइड, तो लिथियम आयन होता है Li+, क्लोराइड होता है Cl-। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। मैंने आयंस में ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब क्या चार्ज सेम है अलग है, बेटा सेम है, 1x1, 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 1x1। चार्ज अगर सेम है तो सेकंड फैक्टर एनर्जी का क्या होता है, रेडियस। और एनर्जी और रेडियस, एनर्जी और रेडियस डायरेक्टली या इनवर्सली, इनवर्सली होता है। इसका मतलब जिसका रेडियस ज्यादा उसका एनर्जी कम। अब आप बताइए Cl क्लोराइड, तो यहां पर क्या है बेटा, कॉमन है। मैक्सिमम केसेस में आयनिक कंपाउंड के जब क्वेश्चन आते हैं तो कोई ना कोई एक आयन आपको कॉमन दिया जाता है ना, मैक्सिमम टाइम। तो एनायन तो कॉमन है, एनायन के साइज से तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, रेडियस से कुछ पता नहीं चलेगा, तो किसका रेडियस देखूं जो डिफरेंट है, वो कौन है बेटा, कैटायन। Li का साइज छोटा, सीजियम का साइज बड़ा। एनर्जी रेडियस कैसे, इनवर्सली। तो अगर किसी का रेडियस ज्यादा तो उसकी एनर्जी कम, और अगर किसी का रेडियस कम तो एनर्जी ज्यादा। तो ये आ जाएगा लैटिस एनर्जी का ऑर्डर। अगला केस देखें, 4th Na2O MgF2। बेटा आपको बोला लैटिस एनर्जी निकाल लीजिए, इसका नाम बोलिए सोडियम ऑक्साइड, इसका नाम मैग्नीशियम फ्लोराइड। सोडियम ऑक्साइड नाम से चलेंगे, है ना, मैग्नीशियम फ्लोराइड। सबसे पहला काम, चार्ज 1x2, चार्ज 2x1, चार्ज का प्रोडक्ट तो सेम आ गया, है ना। चार्ज सेम हो गया, फिर क्या देखना, रेडियस। किसका रेडियस देखें, यहां तो सारे आयंस अलग अलग है, तो पहले कैटायन को कैटायन से कंपेयर कर लो, ठीक है ना। क्या कंपेयर होगा, Na+ और Mg+2। साइज किसका बड़ा, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें,
याद करिए, साइज हम लोगों ने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में, है ना। जब डिफरेंट डिफरेंट चार दो स्पीशीज अलग हो, क्या दिमाग में आना चाहिए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आना चाहिए, जो घंटी बजनी चाहिए बेटा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज छोटा, ये साइज का ऑर्डर बनाया, ठीक है। O-2, ठीक है, और F-, अगेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं, नेगेटिव चार्ज जिसका ज्यादा उसका साइज बड़ा, नेगेटिव चार्ज जिसका कम उसका साइज कम। तो बेटा यहां पर Mg और F दोनों का ही साइज छोटा है और Na और O दोनों का ही साइज बड़ा है। जिसका साइज ज्यादा, रेडियस ज्यादा, एनर्जी कम, और बेटा इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो ये लैटिस एनर्जी के लिए ऑर्डर्स आ जाते हैं। चलिए बेटा, है ना, लैटिस एनर्जी के क्वेश्चंस देखने के बाद अगला एक पॉइंट हम लोग यहां डिस्कस करने वाले, प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले, दैट प्रॉपर्टी इज आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लोग ये समझ सकते हैं, नाम से समझ में आ रहा है। आइसो, आइसो मतलब क्या होता है बेटा? सेम। और मॉर्फिज्म मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा? स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी? आयनिक कंपाउंड्स की। दो आयनिक कंपाउंड जिनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर, है ना, सेम हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आइसोमॉर्फस। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपको एक कंपाउंड दिया और उससे रिलेटेड पूछा कि दिस कंपाउंड इज आइसोमॉर्फस विद, चार ऑप्शंस दिए गए। तो आप एग्जाम में कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये कंपाउंड आपस में आइसोमॉर्फस है या नहीं है? देखिए, आइसोमॉर्फिज्म आयनिक कंपाउंड में डिपेंड किसके ऊपर करता है बेटा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट याद करिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं, है ना, HCC, BCC वगैरह वगैरह। तो ये आप इतनी आसानी से डिटरमाइन नहीं कर सकते। सॉलिड स्टेट में भी आप गिवन 3-4 कंपाउंड्स ही आपको बताए जाते हैं जिनका आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो ऐसे तो लाखों कंपाउंड्स हैं, दो कंपाउंड्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होगा या नहीं होगा ये तो प्रैक्टिकली देखा जाता है। लेकिन एग्जाम में अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए कुछ जुगाड़ हम लोग यहां डिस्कस करने वाले। दो केसेस हम लोग यहां डिस्कस करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए। पहला केस 1, है ना, कैसे पता करें कि आपस में दो कंपाउंड आइसोमॉर्फस है या नहीं है? व्हेन टू आयनिक कंपाउंड्स हैव सेम नंबर ऑफ आयंस, है ना, दो आयनिक कंपाउंड्स है, दोनों आयनिक कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाए? इक्वल। साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कैटायन, दोनों के कैटायंस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, साथ ही साथ दोनों के एनायंस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तीनों कंडीशन अगर एक साथ सेटिस्फाई हो रही है तो वो दोनों कंपाउंड क्या कहे जाएंगे? कि वो आइसोमॉर्फस है। जैसे एग्जांपल देखिए, NaNO3 MgCO3, कंपाउंड का नाम बताइए। सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, चेक करना है आइसोमॉर्फस है या नहीं, पहले आयंस में ब्रेक कर ले। सोडियम, है ना, Na+, नाइट्रेट NO3 -1, मैग्नीशियम Mg2+, कार्बोनेट CO3 -2, ठीक है, ये आ गया। कितने सोडियम आयन है? 1। कितना नाइट्रेट आयन है? 1। कितना मैग्नीशियम आयन है? 1। कितना कार्बोनेट आयन है? 1। तो बेटा इसमें टोटल आयंस कितने हो गए? 1 + 1 दैट इज 2। इसमें टोटल आयंस कितने हो गए? 1 + 1 दैट इज 2। तो क्या टोटल नंबर ऑफ आयंस इक्वल है या नहीं है? ऐसा भी हो सकता था 1 + 2, 2 + 1, टोटल आयंस सेम होने चाहिए। टोटल आयन सेम होने के बाद सेकंड पॉइंट क्या देखना है? कैटायन के इलेक्ट्रॉन्स चेक करिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कैटायन, Na+ कैटायन है और या Mg2+ कैटायन है, दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। क्या ये भी सेम हो गया? यस। अब साथ ही साथ चेक करें एनायन और एनायन के इलेक्ट्रॉन्स, 32 दोनों एनायंस के इलेक्ट्रॉन्स भी क्या आ गए? सेम। अगर कैटायन नंबर ऑफ आयन सेम है, कैटायन के इलेक्ट्रॉन सेम है, एनायन के इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इन्हें क्या बोला जाएगा? कि दे आर आइसोमॉर्फस। ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। ये पैटर्न 1 है, केस 1 है, टाइप 1 है इनके क्वेश्चंस का। अब टाइप 2 क्या इन कंपाउंड्स में आपको कहीं पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिख रहा है क्या? डॉट H2O कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। तो जब विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आए आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले केसेस आ जाए तो क्या करना है? देखिए केस 2, when two ionic compounds have same general formula, उनका जनरल फॉर्मूला सेम हो एंड ऑल्सो इक्वल नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दोनों चीजें अगर इक्वल हो जाए, सेम जनरल फॉर्मूला साथ ही साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों कंपाउंड्स में सेम हो, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? आइसोमॉर्फस। जैसे एग्जांपल देखिए, है ना, ध्यान से सुनना। पहला कंपाउंड आपको दिया हुआ है ZnSO4.7H2O, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा? व्हाइट विट्रियोल। MgSO4.7H2O, इट इज नोन एज एप्सम सॉल्ट। FeSO4.7H2O, it is known as green vitriol, and CuSO4.5H2O, it is known as blue vitriol। ये कंपाउंड तो बहुत नोन होता है CuSO4.5H2O। अब देखिए आपको क्या इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं। आपको एग्जाम में पूछा इनमें से कौन आइसोमॉर्फस है, नहीं है, तो क्या करना है? सबसे पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो आप क्या देखेंगे? जनरल फॉर्मूला देखेंगे बेटा, एक मेटल साथ में सल्फेट,
एक मेटल साथ में सल्फेट, एक मेटल साथ में सल्फेट, एक मेटल साथ में सल्फेट, मतलब इन सभी का जनरल फॉर्मूला, एक मेटल है और साथ में क्या है, सल्फेट। क्या सभी का जनरल फॉर्मूला MsO4 टाइप का है या नहीं है? तो इनका जनरल फॉर्मूला तो चारों का सेम है। डॉट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखें 7 7 7 5। बेटा शुरू के जो तीन हैं ये तीनों, इन तीनों का तो जनरल फॉर्मूला और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेम है, लेकिन जो लास्ट वाला है इसका जनरल फॉर्मूला तो MsO4 है, लेकिन इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सबसे अलग है। इसीलिए ये जो शुरू के तीन हैं इन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दे आर आइसोमॉर्फस विथ ईच अदर। लेकिन आपसे पूछा जाए कि चारों में से कौन आइसोमॉर्फस नहीं है, तो बेटा फोर्थ इज नॉट एन आइसोमॉर्फस कंपाउंड विद द अदर थ्री, एज इट इज कंटेनिंग डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देन दी अदर थ्री। ठीक है ना, तो ये कंडीशन हो गई। अब इसके बाद सेकेंड एग्जांपल पे आ रहे एलम। ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट केस। इससे पहले वाला जो हमने कैटेगरी ऑफ कंपाउंड देखा दैट वाज विट्रियोल, जनरली हमने बात करी। अब आ रहा है एलम, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड। एलम का जनरल फॉर्मूला है ना, एक जनरल टाइप की कैटेगरी है कंपाउंड की। जनरल फॉर्मूला आप देख रहे हैं M2SO4, किसी मेटल का सल्फेट है। M-2SO4 थ्राइस दूसरे टाइप का मेटल है ना, और .24H2, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है। सबसे पहली बात, इसमें ये जो M है ये क्या है बेटा, मोनोवैलेंट कैटायन। कैसा कैटायन है, मोनोवैलेंट कैटायन। तो पहला वाला जो M2SO4 का M है ना, ये डबल सॉल्ट है। एक ये अपने आप में सॉल्ट है, ये अपने आप में सॉल्ट है। वाटर को सॉल्ट नहीं कंसीडर करेंगे, इट इज अ डबल सॉल्ट। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो बेटा ये पहला जो सॉल्ट है उसका जो कैटायन है, सल्फेट तो देखिए कॉमन है, पहले वाले का जो कैटायन इट इज अ मोनोवैलेंट कैटायन। मोनोवैलेंट कैटायन मतलब M+, ठीक है। दूसरा वाला जो M-2 है इट इज अ ट्राइवैलेंट कैटायन। ट्राइवैलेंट कैटायन मतलब M- पे कितना चार्ज है, +3 चार्ज है। अब एक बात बताओ, ऐसे कौन से स्पीशीज है जिन पे M+ टाइप का चार्ज होता है? तो आप जानते हैं ग्रुप 1 Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+ वगैरह वगैरह, इन पे क्या आता है बेटा, +1 चार्ज आता है। मतलब ये मोनोवैलेंट कैटायन की तरह काम कर सकते हैं। ट्राइवैलेंट के कॉमन एग्जांपल्स कौन है, Al+3, Fe+3, क्रोमियम+3 एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आ सकते हैं इसमें। ठीक है ना, ये मोनोवैलेंट कैटायन, ये ट्राइवैलेंट कैटायन। तो किसी मोनोवैलेंट कैटायन को M में रख दूं, किसी ट्राइवैलेंट कैटायन को M- में रख दूं, तो आपको फॉर्मूला जो मिल के आएगा उसे एलम बोलते हैं। जनरल कैटेगरी इज नोन एज एलम। अब एक बात और समझिए, यहां पर ये जो 24H2O है ना, ये ऐसे अलग थलग नहीं पड़ा होता है। एक्चुअल में ये जो वाटर है इसके पास, क्या वाटर एक लुईस बेस की तरह काम करता है? यस। और ये जो मेटल है ना, इनके पास क्या होता है बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कितने टोटल मेटल है बेटा, 2 मोनोवैलेंट मेटल आयन है, 2 ट्राइवैलेंट मेटल आयन है। तो टोटल मेटल आयंस आर 4 एंड टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स आर 24। मतलब जो रेशो निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 1:6। मतलब हर मेटल आयन के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड होंगे बेटा, 6 है ना, वो उसके हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। चलिए अब इसमें एक खास बात समझे, कुछ पॉइंट बता रहे हैं। पहला, लिथियम डज नॉट पार्टिसिपेट इन एलम फॉर्मेशन। सर आपने तो यहां Li+ लिख दिया, तो बेटा Li+ मोनोवैलेंट आयन दिखाने के लिए लिखा, लेकिन ये ध्यान रखें लिथियम है तो मोनोवैलेंट है ना, वो यहां आ सकता था, लेकिन लिथियम आयन कभी भी फॉर्मेशन में, किसके फॉर्मेशन में, एलम फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, रीजन समझिए बेटा। एलम फॉर्मेशन के लिए हर मेटल के आसपास कितने वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, 6, लेकिन लिथियम का साइज छोटा होता है। कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4, वो 4 वाटर से ज्यादा नहीं रख सकता, 6 नहीं रख सकता। इसीलिए लिथियम मोनोवैलेंट होने के बावजूद भी किसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एलम फॉर्मेशन में। सेकेंड पॉइंट, ईच मेटल आयन इज कोऑर्डिनेटेड विद 6 वाटर मॉलिक्यूल। बेटा हर मेटल के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, 6। हाइड्रेटेड फॉर्म कहलाएगा, जैसे ये MH2O6+ है ना, M+ वाला जो आयन है, M+ वाला जो आयन है उसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, 6, और MH2O6 के साथ कितना चार्ज आ रहा है बेटा, +3। ठीक है, तो यह इसका हाइड्रेटेड फॉर्म है। तीसरा जो पॉइंट है, देखिए क्या पॉइंट है, इट इज अ डबल सॉल्ट। मैंने बोला डबल सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है, ये दूसरा सॉल्ट है। बेटा यहां पर मेटल है, मेटल कहां से, ये कैटायन कहां से आया होगा, किसी बेस से, और एनायन कहां से आया होगा, किसी एसिड से। SO4 कौन से एसिड से मिलेगा, H2SO4। H2SO4 कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बेटा पहले वाले सॉल्ट का एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, दूसरे वाले का एसिड भी स्ट्रॉन्ग है ना। और पहले वाले के जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के बेस बनेंगे, हाइड्रोक्साइड बनेंगे, वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जबकि एल्यूमिनियम, Fe, क्रोमियम के जो बेस होते हैं वो वीक बेस होते हैं। तो पहला सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। बेटा ओवरऑल जो नेचर आएगा
क्योंकि यहां बेस वीक है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा कैसे नेचर का बनेगा? एसिडिक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एलम किस नेचर का होगा? तो इट विल बी एसिडिक इन नेचर, है ना, इस रीजन की वजह से। अब देखें लास्ट पॉइंट, एक एग्जांपल आपको दे रखा है। सपोज यहां M के बदले मैंने क्या रिप्लेस कर दिया बेटा? K, तो K2SO4, और यहां M डैश के बदले क्या रिप्रेजेंट कर दिया? Al, तो K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O बहुत ही कॉमन एलम का एग्जांपल है। इस एलम को क्या नाम देते हैं बेटा? पोटैश एलम। क्या नाम देते हैं बेटा? पोटैश एलम। फिटकरी जो हम लोग बोलते हैं, है ना, जनरली शेविंग वगैरह के बाद डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, तो वो यही है एलम, पोटैश एलम। ठीक है, अगला देखें K2SO4 डॉट Cr2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O, इट इज ऑल्सो एलम। क्या बोलते हैं इसको जनरली? क्रोम एलम। क्या बोल देते हैं बेटा? क्रोम एलम। अब दोनों में देखिए, दोनों एलम्स हैं, हम लोग बात कर रहे थे आइसोमॉर्फिज्म की वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में। तो क्या बोला था? आइसोमॉर्फस होने के लिए जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो क्या जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए? M2SO4 M-2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। जनरल फॉर्मूला सेम है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेम है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? आइसोमॉर्फस। तो जनरली जो एलम्स होते हैं, सारे एलम्स होते हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, वो आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? आइसोमॉर्फस।